अस्सलाम वालेकुम। आज के आर्टिकल्स में हम स्टडी करने जा रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मीडिएशन का रोल कौन अदा कर रहा है, यानी कि सालिस का रोल कौन अदा कर रहा है जो कि डिस्प्यूट है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। नेक्स्ट आर्टिकल में हम स्टडी करेंगे कि एनर्जी एक्सप्लोरेशन के बारे में क्या राय दी गई है गवर्नमेंट को, और ऑफ शोर एक्सप्लोरेशन क्या होती है और इसके कंट्री को क्या फ़वायद होंगे। लास्ट एडिटोरियल हमारा है प्रोफेसर रिमूवल के बारे में हैरेसमेंट केस में। इसमें हम वुमेन के ख़िलाफ़ जो हैरेसमेंट केसेस होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और हम आर्टिकल्स की कुछ शिक्कें भी देखेंगे कि वुमेन हैरेसमेंट अगेंस्ट वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट था जो 2010, वो हमें किस तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है वुमेन हैरेसमेंट के ख़िलाफ़। नए आने वाले व्यूअर्स को बताते चलें कि येलो कलर में डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स अटैच कर दिए गए हैं, ब्लू कलर में डिस्कोर्स मार्कर्स हैं, ग्रीन कलर में डिफरेंट करंट अफेयर्स के बारे में बताया गया है, एंड रेड कलर में पंक्चुएशन मार्क्स को एक्सप्लेन किया जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले एडिटोरियल से, जो कि है पाकिस्तान इंडिया मीडिएशन। मीडिएशन का मतलब होता है प्रोसीजर इन विच द पार्टीज डिस्कस देयर डिस्प्यूट्स। क्वेश्चंस हैड बीन स्वर्लिंग अबाउट। स्वर्ल का मतलब होता है कि मूविंग, सवालात उठ रहे हैं या मूव कर रहे हैं, किसके मुतल्लिक। व्हाट एंड हु हैज़ प्रमोटेड द लेटेस्ट डेटेंटे बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान लेटेस्ट जो रिलैक्सेशन हुई है स्ट्रेन रिलेशन की, उसमें किसने किरदार अदा किया है। नाउ अब हमारे पास ये एक डिस्कोर्स मार्कर है। इट अपेयर्स, ये ज़ाहिर होता है, दैट दीज क्यूरीज हैव बीन आंसर्ड टू सम एक्सटेंट, कि ये जो सवालात थे कुछ हद तक इनका जवाब दिया जा चुका है। विद द यूएईज एम्बेसडर, यूनाइटेड अरब इमाराट्स के जो एम्बेसडर था, जो एलची था, टू वाशिंगटन की जानिब, उसने कहा है कि दैट हिज, कि उनके जो मुल्क था वो था वाज मीडिया, कि वो ये मीडिया था जो सालिस का किरदार अदा कर रहा था। While India has always been averse to third parties, averse का मतलब होता है opposed to against। इंडिया हमेशा से ही थर्ड पार्टी जो थी उसके मुखालिफ था कि वो सालिस का किरदार अदा करे या ये डिस्प्यूट का जो प्रोसीजर है हल करने में किरदार अदा करे। Perhaps the latest round of bilateral contacts have been accepted by New Delhi। Perhaps का मतलब होता है गालबन, जो लेटेस्ट राउंड हुआ है दोनों ममालिक के दरमियान कॉन्टैक्ट्स का, इसको न्यू दिल्ली ने एक्सेप्ट कर लिया है। न्यू दिल्ली कैपिटल है इंडिया का। एज देयर हैव बीन बैक चैनल निगोशिएशंस, क्योंकि पसे दरवाज़ा जो थी निगोशिएशंस हो रही थी, बातचीत हो रही थी, अकरिंग अवे फ्रॉम द पब्लिक व्यू, जो कि आम आवाम की आंख से दूर थी। मोर ओवर हमारे पास अगेन एक डिस्कोर्स मार्कर है। द यूएई अपीयर्स टू बी एन इंटरलोक्यूटर। इंटरलोक्यूटर वो होता है जी जो कि टेक पार्ट करता है डायलॉग और कन्वर्सेशन में दो कंट्रीज के दरमियान। तो यूएई ने, लगता है ऐसे है कि यूएई ने इंटरलोक्यूटर का किरदार अदा किया है। दैट इज एक्सेप्टेबल टू बोथ पार्टीज, जो कि काबिल कबूल था दोनों पार्टीज को, एज अपोज टू यूएस और अदर वेस्टर्न स्टेट्स प्लेइंग द रोल ऑफ पीस मेकर। हमने जैसा कि माजी में देखा कि इंडिया ने यूएस या दूसरे वेस्टर्न स्टेट्स को एज ए पीस मेकर या एज ए सालिस का किरदार अदा करने से मना कर दिया था। अब ये नज़र आ रहा है कि न्यू दिल्ली ने एक्सेप्ट कर लिया है यूएई को एज ए इंटरलोक्यूटर। रिगार्डलेस ऑफ हु इज़ पुशिंग द पीस प्रोसेस फॉरवर्ड, इससे हट के कौन जो पीस के प्रोसेस को आगे की तरफ मूव करवाने की कोशिश कर रहा है। द फैक्ट दैट पाकिस्तान एंड इंडिया आर टॉकिंग आफ्टर ए वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ विट्रियोलिक एक्सचेंज मस्ट बी अप्रिशिएटेड, कि पाकिस्तान और जो इंडिया हैं एक बहुत लंबे पीरियड के बाद आपस में बातचीत कर रहे हैं, और ये लंबा पीरियड किससे कैरेक्टराइज था। विट्रियोलिक मतलब बिटर रिलेशन से या एक्रिमोनियस या रेनकोरियस रिलेशन से ये जाना जाता था, जो दो कंट्रीज का ताल्लुक था। वाइल द कंट्री हैज़ केप्ट द डोर फॉर डायलॉग ओपन, मुल्क ने बातचीत के लिए रास्ता ओपन रखा है, इट मीन पाकिस्तान ने। द सेंटीमेंट हैज़ नॉट ऑलवेज बीन रेसिप्रोकेटेड बाय द अदर साइड, लेकिन हमें इस तरह का रिस्पॉन्ड दूसरी साइड से नज़र नहीं आया। हाउएवर, ताहम एटीट्यूड इन इंडिया में बी चेंजिंग, जो इंडिया का रवैया है ये चेंज हो रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे डबल कॉमाज हैं। डबल कॉमाज पंक्चुएशन की ऐसी एक टाइप है
जो फ्लो ऑफ सेंटेंस को ब्रेक नहीं करती और अपने आप सेंटेंस को मज़ीद एलेबोरेट भी कर रहे होते हैं। एंड इवन फंक्शनल रिलेशनशिप इज़ बेटर देन ए कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ कन्फ्रंटेशन। कन्फ्रंट का मतलब होता है लड़ाई झगड़े की स्टेट, तो फंक्शनल जो रिलेशनशिप है वो बहुत बेहतर है हमेशा के लड़ाई झगड़े से। येट डिस्पाइट द पॉजिटिव वाइब्स पीपल इन बोथ कंट्रीज, ये जो पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं, मुस्बत तब्दीलियाँ आ रही हैं, इनके बावजूद जो दोनों ममालिक के लोग हैं मस्ट नॉट होप फॉर एन इमीडिएट सोल्यूशन, उनको एक फौरी हल का उम्मीद नहीं करनी चाहिए। आप यहाँ देख सकते हैं डबल डैशेस हैं, डबल डैशेस फ्लो ऑफ सेंटेंस को ब्रेक कर रहे हैं, इसलिए हमने इसको अलग करके पढ़ा। स्पेशली द रिस्पेक्टिव मीडिया आउटलेट, यहाँ उन्होंने बताया कि जो दोनों ममालिक के लोग हैं, फिर उसको स्पेसिफाई भी कर दिया ये कहते हुए डबल डैशेस में कि ये जो स्पेशली मीडिया के आउटलेट्स हैं इनको ज़्यादा होपफुल नहीं होना चाहिए फौरी हल के बारे में। दिस बाइलेटरल रिलेशनशिप इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट, ये जो दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुक़ है ये बहुत मुश्किल है इन द वर्ल्ड, दुनिया में। क्यों मुश्किल है जी? द स्टेट्स हैव फाउट ए नंबर ऑफ वार्स, क्योंकि दोनों ममालिक ने बहुत सारी जंगें लड़ी हैं। एंड ए हाई लेवल ऑफ मिसट्रस्ट एग्जिस्ट बिटवीन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द टू साइड्स, और बहुत ज़्यादा जो है एतमाद का फुकदान है दोनों कंट्रीज़ की एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान। सो वाइल होप डज नॉट स्प्रिंग इटर्नल, स्प्रिंग इटर्नल आप फ्रेजल वर्ब के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, इसका मतलब होता है पीपल विल कीप ऑन होपिंग नो मैटर व्हाट द ऑड्स, तो मतलब होप को, उम्मीद को जारी रखना चाहिए। ग्राउंड रियलिटीज़ मस्ट नॉट बी फॉरगेटन, लेकिन जो हक़ाइक़ हैं उनको भी नहीं भूलना चाहिए। इन द प्रेजेंट सर्कमस्टांसिस, जो प्रेजेंट हालात हैं, द बेस्ट वे फॉरवर्ड इज़ टू क्वाइटली कंटिन्यू बैक चैनल टॉक्स, जो बेहतरीन रास्ता ये है कि बैक चैनल जो डायलॉग्स हैं, बातचीत है, पस पर्दा, उसको जारी रखना चाहिए। आप देख रहे हैं यहाँ पे ढेर सारे कॉमास का यूज़ है, डबल कॉमास भी हैं, आप इस तरह से कॉमास को पंक्चुएशन में यूज़ करके अपने जो सेंटेंस के मीनिंग है उनको बहुत कन्वीनियंटली कन्वे कर सकते हैं एग्जामिनर तक। अवे फ्रॉम एंग्री नॉजी लॉबीज दैट आर अनविलिंग टू एक्सेप्ट ए पीसफुल सब कॉन्टिनेंट, तो पस पर्दा चैनल का में ये फ़ायदा होगा कि ये जो नॉइज़ी लॉबीज़ हैं या गुस्से वाली लॉबीज़ हैं जो कि नहीं चाहती दोनों मुल्क के दरमियान जो है अमन या सब कॉन्टिनेंट में अमन बरकरार हो, उनसे भी दूर रहेगा बैक चैनल टॉक्स के ज़रिए। वंस देयर इज़ प्रोग्रेस, जब तरक्की हो जाए, ए ब्लूप्रिंट फॉर मोर फॉर्मल टॉक्स कैन बी लेड आउट, तब आम बातचीत के लिए एक खाका तैयार किया जा सकता है। द फैक्ट इज़ दैट, हकीकत ये है दैट व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान इंडिया रिलेशन, जब पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन की बात आती है, इवन प्रिलिमिनरी निगोशिएशंस एंड CBMs ऑन सॉफ्ट इशूज़ और एन अचीवमेंट, छोटे छोटे जो इश्यूज़ हैं उन पे भी अगर कोई बातचीत हो जाए या निगोशिएशन हो जाए तो ये भी एक बहुत बड़ी कामयाबी है। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप इन ए लॉन्ग जर्नी ऑफ नॉर्मलाइजेशन, ताल्लुकात को नॉर्मल करने के लिए एक पहला कदम होगा। एंड इट शुड बी रिमेंबर्ड, और ये याद रखा जाना चाहिए, दैट सेवरल सच स्टेप्स हैव बीन टेकन इन द पास्ट, इस तरह के कई इक़दामात माजी में भी लिए गए हैं। ओनली फॉर द प्रोसेस टू फिजल आउट, सिर्फ इसलिए कि जो प्रोसेस है वो फिजल आउट हो जाए। फिजल आउट का मतलब ये है कि फेल एंड वीकली, स्पेशली आफ्टर ए होपफुल बिगिनिंग, के ख़त्म हो जाना। अमंग्स नॉइज़ एंड कन्फ्यूजन, इस शोर शराबे और कन्फ्यूजन के दरमियान। द अदर अल्टरनेटिव प्रोफेसाइज्ड बाय सम, जो दूसरा अल्टरनेटिव है ऑफ कन्फ्लिक्ट, आप देख रहे हैं डबल डैशेस में है इस झगड़े का। प्रोफेसाइज्ड का मतलब होता है जो प्रिडिक्ट किया जाता है या फोरकास्ट किया जाता है, जिसको US ने भी फोरकास्ट किया है। इट इज़ क्वाइट अनसेवरी, अनसेवरी का मतलब होता है ये जो दूसरा अल्टरनेटिव बताया जाता है यूनाइटेड स्टेट्स की जानिब से, वो अनएपेटाइजिंग है, डिसएग्रीएबल है, डिसटेस्टफुल है या अनप्लीजेंट है दोनों कंट्रीज़ के लिए। एंड द लीडरशिप ऑफ बोथ कंट्रीज ओव इट टू देयर पीपल टू गिव देयर ऑल टू द पीस प्रोसेस, और लीडरशिप है जो दोनों मुल्क की, उनका हक है लोगों का उनके ऊपर कि वो अमन की तरफ बढ़ें। एंड पुट डिकेड्स ऑफ वार, और जो दहाइयों की जंगें चली आ रही हैं, हेटर्ड और नफरत को, एंड कन्फ्रंट्रेशन और लड़ाई झगड़े को बिहाइंड देम पसे पुश डाल दें। हमारा नेक्स्ट एडिटोरियल है एनर्जी एक्सप्लोरेशन के बारे में। इसके बारे में क्या सजेशंस हैं, लेट्स सी। सम एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कंपनीज, कुछ एक्सप्लोरेशन और जो प्रोडक्शन की कंपनीज वांट चाहती हैं
कि गवर्नमेंट प्रायोरिटाइज करे ऑफशोर एक्सप्लोरेशन को। ऑफशोर एक्सप्लोरेशन क्या होता है? ऑफशोर व्हेन यूज्ड इन रिलेशन टू हाइड्रोकार्बन, जब हम हाइड्रोकार्बन के रेफरेंस में इसको देखते हैं तो ये रेफर कर रहा होता है ऐसे ऑपरेशन जो कि सी के अंडर किए जाते हैं या समंदर में किए जाते हैं ऑयल या नेचुरल गैस फाइंड करने के लिए। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं डबल डैशेस हैं, अगेन फ्लो ऑफ सेंटेंस को ब्रेक करेंगे। ऑफशोर एक्सप्लोरेशन का उसने बताया है कि इट इज़ ए हाई रिस्क बिजनेस, ये बहुत ज़्यादा रिस्की बिजनेस है, ओइंग टू द लो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्कवरी, क्योंकि इसमें दरियाफ्त का चांस बहुत कम होता है, एंड फॉर्मिडेबल लॉस कॉस्ट्स, और बहुत ज़्यादा इस पे जो कॉस्ट भी आती है, कीमत भी आती है। तो अब हम दोबारा यहाँ से शुरू करेंगे। prioritize offshore exploration in the next bidding round to be convened towards the end of this year, जो नेक्स्ट बिडिंग राउंड होने जा रहा है इसके आखिर में ऑफशोर एक्सप्लोरेशन को प्रायोरिटाइज किया जाना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ऐसा सजेशन दिया है एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कंपनीज ने। द लास्ट ऑफशोर ड्रिलिंग अटेम्प्ट एट केकड़ा 1, जो लास्ट ऑफशोर ड्रिलिंग की अटेम्प्ट की गई थी वो केकड़ा 1 पे थी। वेल ऑफ द कराची कोस्ट, कराची का जो सहल है वहाँ पे, हेड कॉस्ट द 4 जॉइंट वेंचर पार्टनर्स, तो इसमें हम देख रहे हैं कि 4 जो वेंचर पार्टनर्स थे, इंक्लूडिंग द स्टेट ओन्ड OGDC, जिसमें स्टेट का जो डिपार्टमेंट है वो OGDC भी शामिल था। तो उसको कितनी कास्ट आई थी? ए हुपिंग का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। कितनी कास्ट थी जी? वो $125 मिलियन कास्ट आई थी। दैट द E&P प्लेयर्स, E&P का मतलब होता है एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कंपनीज के जो प्लेयर्स हैं, आर विलिंग, वो चाहते हैं, टू डेल्व इन टू दिस एरिया। डेल्व का मतलब होता है एक्सटेंसिव या इंटेंसिव रिसर्च करना इस एरिया में, डिस्पाइट द फैक्ट, इस हकीकत के बावजूद, दैट ऑफशोर ड्रिलिंग इन पाकिस्तान हैज़ नेवर यील्डेड ए कमर्शियल डिस्कवरी, कि जो ऑफशोर ड्रिलिंग होती आई है पाकिस्तान में इसकी कोई बड़े पैमाने पर दरियाफ्त नहीं हुई। अंडरलाइज देयर कॉन्फिडेंस इन द पोटेंशियल ऑफ सच वेंचर्स, लेकिन ये उनका एतमाद ज़ाहिर कर रहा है कि इस तरह के जो रिस्की वेंचर्स हैं, जो चांस हैं, इस तरह के लिए जाने चाहिए क्योंकि इसमें सक्सेस का चांस मौजूद है। ए सक्सेसफुल ऑफशोर गैम्बल, ऑफशोर जो गैम्बल होगी कामयाब, गैम्बल मतलब होता है जुआ खेलना, बेट लगाना, वेजर करना, कुड प्रोड्यूस, पैदा कर सकती है, मच बेटर रिजल्ट्स, बहुत ज़्यादा अच्छे नताइज, देन एन ऑफ ऑन शोर वेंचर, बजाय इसके कि कोई ऑन शोर वेंचर किया जाए, ज़मीन पे वेंचर किया जाए, एंड हेल्प लोकल कंपनीज रॉप इन द फॉरेन इन्वेस्टर एज देयर जेवी पार्टनर्स, और इस तरह से जो लोकल कंपनी है वो फॉरेन इन्वेस्टर को अपना जेवी पार्टनर्स भी बना सकती हैं। जेवी का मतलब होता है जॉइंट वेंचर। इवन इफ द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ डिस्कवरी आर एज लो एज 8% इन द केस ऑफ केकड़ा, वेल जिस तरह जो केकड़ा का जो कुआं था उसमें तकरीबन डिस्कवरी के चांस इतने कम थे, तकरीबन 8%। बिसाइड्स हमारे पास अगेन डिस्कोर्स मार्कर है, करंटली भी डिस्कोर्स मार्कर है, एंड लाइकवाइज भी। The data gathered so far shows better offshore exploration prospects than onshore ventures। जो डाटा अभी तक इकट्ठा किया गया है उससे ये साबित होता है कि ऑफशोर एक्सप्लोरेशन जो होती है, ज़ेरे साहिल जो एक्सप्लोरेशन होती है, समंदर में जो एक्सप्लोरेशन होती है, उसके बेहतर नतीजे आते हैं। पाकिस्तान रिलायंस ऑन इम्पोर्टेड एनर्जी इज़ इंक्रीजिंग, पाकिस्तान का जो दारोमदार है, जो इम्पोर्ट की जाती है एनर्जी पे, उस पे पाकिस्तान का दारोमदार बढ़ रहा है वक्त के साथ साथ। Currently the country meets more than 70% of its energy requirement through imports, जो 70% ज़रूरियात हैं वो imports के ज़रिए पूरी हो रही हैं, which form almost a quarter of total import bill, जो कि तकरीबन चौथाई हिस्सा बनाता है import bill का। and obstruct का मतलब होता है रोकता है इकोनॉमिक ग्रोथ को। although gas has been the most crucial domestic energy source, जो बहुत क्रूशियल या अहम डोमेस्टिक सोर्स था वो थी हमारे पास गैस। लेकिन क्या हुआ है जी? नो मेजर डिस्कवरी हैज़ बीन मेड, कोई भी बड़ी दरियाफ्त नहीं हुई फॉर द पास्ट डिकेड, पिछली दिहाई में, एंड मोर विद द डोमेस्टिक प्रोडक्शन डिक्लाइनिंग टू 3.6 BCFT, और जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन थी वो गिर गई है, नीचे आ गई है 3.6। आगे जी ये यूनिट है गैस का। लाइकवाइज इसी तरह से ऑयल प्रोडक्शन हैज़ प्लमेटेड, प्लमेटेड का मतलब भी होता है रिड्यूस हो जाना, डिक्रीज हो जाना, कम हो जाना। ऑयल प्रोडक्शन भी कम हो गई है, कितनी कम हुई है? 75,000 BPD हो गई है। कहाँ से? 95,000 BPD से, जो कि 2015 में थी। रिसेंट डिस्कवरीज आर वेरी स्मॉल, जो दरियाफ्तें अभी हुई हैं वो बहुत छोटे हैं। देयर इज़ नो चांस ऑफ रिवर्सिंग द डिक्लाइनिंग ट्रेंड इन द शॉर्ट टर्म
since there are no major projects in the pipeline. तो इस प्रोसेस को रिवर्स करने का भी कोई चांस नहीं है क्योंकि हमारे पास मेजर प्रोजेक्ट्स ही नहीं हैं पाइपलाइन में जो कि कंट्रीब्यूट कर सकें लोकल गैस प्रोडक्शन में। तो पिछले 15 साल में क्या हुआ है, देयर हैज़ बीन ओनली वन मेजर गैस रिकवरी। तो एक मेजर गैस रिकवरी हुई है जो कि कितनी बड़ी थी, 1 TCF से ज़्यादा थी, और सिर्फ 2 ऑयल डिस्कवरीज हुई हैं जो कि 50 MMBBL से ज़ायद थी। मोस्ट फॉरेन कंट्रीज हैव लेफ्ट पाकिस्तान, बहुत सारी जो फॉरेन कंपनीज थी उन्होंने पाकिस्तान को छोड़ दिया है। एंड न्यू एक्सप्लोरेशन इज ऑन द डिक्लाइन, और न्यू एक्सप्लोरेशन भी काफ़ी हद तक कम हो चुकी है। तो इसकी रीजंस क्या हैं, बिकॉज ऑफ पुअर प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ बिग डिस्कवरीज, जो बड़ी दरियाफ्त हैं उनके प्रॉस्पेक्ट्स बहुत कम हैं, सिक्योरिटी इश्यूज हैं बलूचिस्तान में, डिसीजन मेकिंग में डिले होता है, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स आते हैं, एंड फ्रीक्वेंट चेंजेस होती रहती हैं इन कमिटमेंट्स टू E&P कंपनीज। जो एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कंपनीज हैं इनके पास जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ जो कमिटमेंट करती है उसमें बहुत सारी तब्दीलियां बहुत जल्द करती रहती है। पाकिस्तान हैज़ ए वास्ट चैलेंजिंग सेडिमेंट्री एरिया येट टू बी एक्सप्लोर। पाकिस्तान के पास अभी भी बहुत ज़्यादा एरिया है जिसको एक्सप्लोर किया जा सकता है। जो E&P कंपनीज हैं इनको इनकरेज किया जाना चाहिए। तो इनकरेज हम इनको कैसे कर सकते हैं, इंश्योर करना होगा हेल्पफुल बिजनेस इन्वायरमेंट को, उसके बाद सिक्योरिटी को, देन टैक्स का जो तरीका है प्राइस एंड पॉलिसी इंसेंटिव्स के ज़रिए उसको इंश्योर करना होगा ताकि हम उनको इनेबल कर सकें कि वो अंडरटेक करें ये जो लें ये जो हाई रिस्क ऑन शोर एंड ऑफ शोर एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज़ को, एंड एक्सप्लॉइट का मतलब होता है यूटिलाइज करें या मेक यूज़ ऑफ करें अनकन्वेंशनल हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज को। और एन इंक्रीज इन E&P एक्टिविटी विल रिड्यूस आवर डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्टेड फ्यूल। अगर E&P की एक्टिविटी को हम इंक्रीज कर देते हैं तो हमारी जो डिपेंडेंस है फ्यूल इंपोर्ट करने पे वो कम हो जाएगी। एंड एक्सपेंड डाउनस्ट्रीम इकोनॉमिक एक्टिविटी, और इकोनॉमिक एक्टिविटी जो कि नीचे की जानिब जा रही है उसको भी बढ़ा देगी, बिसाइड्स क्रिएटिंग जॉब, और इसके अलावा जॉब्स भी क्रिएट होंगी। लास्ट एडिटोरियल है हमारा प्रोफेसर्स रिमूवल को। तो क्या हुआ है, इन ए स्टेप दैट विल गो फॉर इन सेंडिंग ए मैसेज, एक ऐसा स्टेप लिया गया है जो कि एक इंतहाई अहम मैसेज देगा कि और रीअश्योर कराएगा फीमेल स्टूडेंट्स को कि जो एकेडमिक स्टाफ है इन यूनिवर्सिटीज़ में। तो अब क्या हुआ है जी, वो डिसीजन क्या था, KP एम्ब्यूड्स पर्सन होता है मोहतसिब, जो KP का मोहतसिब था, फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट द हरासमेंट ऑफ वुमेन रिकमेंडेड। एम्ब्यूड्स पर्सन किस चीज़ के थे जी, वो प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट ऑफ वुमेन के थे। उन्होंने रिकमेंड किया है एक सीनियर प्रोफेसर ऑफ इस्लामिया कॉलेज इन पिशावर के रिमूवल को उन्होंने रिकमेंड किया है क्योंकि उनका जो बिहेवियर था वो इनअप्रोप्रिएट था या नामुनासिब था औरतों और जो फीमेल स्टूडेंट्स थी उनकी जानिब। द स्टूडेंट हैड अप्रोच्ड द एम्ब्यूड्स पर्सन लास्ट नवंबर विद कंप्लेंट। एक स्टूडेंट्स मुहतसिब के पास गए थे लास्ट नवंबर में इस शिकायत के साथ कि उन्होंने उनको हैरास किया है, और वो पर्सन कौन थे, वो पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के चेयरमैन थे। आफ्टर एन इंक्वायरी कंडक्टेड इनटू द मैटर, उसके बाद एक इंक्वायरी कंडक्ट की गई है। तो जो मुहतसिब का ऑफिस था उन्होंने रिकमेंड किया है कि प्रोफेसर को रिमूव कर दिया जाना चाहिए उनकी पोस्ट से। तो अब हमें मालूम होना चाहिए ये किस सेक्शन के तहत किया गया है। तो ये किया गया है जी सेक्शन 42C ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2010। जो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि अमूमन करंट अफेयर्स में आ जाता है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट कब मंजूर हुआ था, 2010 में, 2012 में। तो आपको मालूम होना चाहिए कि 2010 में हुआ था। और अगर आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि हैरेसमेंट के खिलाफ अगर कौन सी शिक नाफिज होगी वो होगी सेक्शन 42C। उसके अलावा उन्होंने रिकमेंड की हैं एडिशनल पेनल्टीज, एडिशनल पनिशमेंट्स, वो क्या किसके अंडर, सेक्शन 10(2)(h) के अंडर, जो कि डिसाइड किए जाएंगी रेलिवेंट अथॉरिटी की जानिब से। काउंसलिंग हाउ परवेसिव हैरेसमेंट इज ऑन कैंपसेस। परवेसिव का मतलब है बहुत ज़्यादा प्रीवलेंट होना, आम होना, पेनिट्रेटिंग होना, कि हैरेसमेंट किस तरह से आम है कैंपसेस में और किस तरह से यूनिवर्सिटीज़ की जो अथॉरिटीज़ हैं वो इसको इग्नोर करती हैं, नेगलेक्ट करती हैं और डिसमिस कर देती हैं इस तरह की एलिगेशंस को। तो इस तरह का जो डिसीजन आया है ये एक ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर है, ये एक रे ऑफ होप है। डबल डैशेज हैं अगेन, फ्लो ऑफ सेंटेंस को ब्रेक कर रहे हैं। एज वाज सीन इन द केस इनिशली, उन्होंने बता दिया है कि एलिगेशंस जैसा कि हमने इस केस में देखी हैं। इंडीड, बेशक इस्लामिया जो कॉलेज है
اس میں پروٹیسٹ ہوئے تھے لاسٹ ایئر فیمیل اسٹوڈنٹس کی جانب سے اسی ہی ہراسمنٹ کے خلاف، جس میں بہت سارے دوسرے انسٹیٹیوٹس نے بھی پارٹیسپیٹ کیا تھا. تو اسٹوڈنٹس جو تھے وہ پروٹیسٹ کر رہے تھے ہراسمنٹ کے خلاف، اسپیشلی میل اسٹوڈنٹس اور اکیڈمک اسٹاف کے ممبرس کے خلاف. One hope that this decision will serve an example for other provinces. ایک امید یہ بھی کی جا سکتی ہے کہ یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے یہ ایک امید ہوگا دوسرے صوبوں کے لیے جہاں ہراسمنٹ کیمپسز میں is just as rampant. rampant کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ ہونا، وائڈ اسپریڈ ہونا، اور uncontrolled, unchecked یا unbridled مینر میں ہونا. بہت پبلک اینڈ پرائیویٹ یونیورسٹیز میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہراسمنٹ ہے. اے موسٹ ایگریجیس کیس. ایگریجیس کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت ہی شاکنگ، ٹیریبل یا ہاریفک کیس ہے ہراسمنٹ کا اور بلیک میل کا وومن اسٹوڈنٹس کا. وہ ہم نے دیکھا تھا یونیورسٹی آف بلوچستان میں. تو اسٹوڈنٹس کا یہ جو ٹراما تھا وہ لائم لائٹ میں آیا تھا کچھ سال پہلے، اس فیکٹ کے باوجود کہ اس نے ریٹل کر دیا تھا، شیک کر دیا تھا، ڈسٹرب کر دیا تھا یا فلٹر کر دیا تھا پروونشل اینڈ فیڈرل ایڈمنسٹریشن کو اینڈ بلوچستان ہائی کورٹ کو نے اس میں سموٹو ایکشن بھی لیا تھا، لیکن ہم نے کوئی بھی لیگل ایکشن ظاہر ہوتے ہوئے نہیں دیکھا جو الیج پرپیٹریٹرز تھے، جو مجرم تھے ان کے خلاف، جس میں یونیورسٹی کے افیشلز بھی شامل تھے. اسی طرح سے سیورل کیسز ہیو بین رپورٹڈ. بہت سارے کیس رپورٹ ہوئے ہیں کراچی یونیورسٹی سے، لیکن جو یونیورسٹی کی مینجمنٹ ہے وہ محتاط رہی ہے ان کو مزید پرسیو کرنے میں یا ان کو جاری رکھنے میں. انفارچونیٹلی، بدقسمتی سے، when the highest in the land promote this strange logic that harassment is consequence of obscenity. یہاں پہ چھپے الفاظ میں عمران خان پہ تنقید کی گئی ہے جس میں انہوں نے بیان دیا تھا کہ جو ہراسمنٹ ہے یہ نتیجہ ہے فحاشی کا. تو اس طرح سے انہوں نے کہا ہے کہ جو ہائیسٹ رینکس پہ ہیں وہ اگر پروموٹ کریں گے اس لاجک کو کہ جو فحاشی ہے وہ نتیجہ ہے ہراسمنٹ کا، تو جو لیسر مورٹلز ہیں، ایسے لیسر مورٹلز ایسے لوگ ہوتے ہیں جو لوور رینک، اسٹیشن یا ابلٹی پہ ہوں، وہ ول فیل دیٹ دے ہیو اے فری ہینڈ. وہ یہ محسوس کریں گے کہ ان کو کھلی آزادی ہے. یہ جی بریف انالیسس تھا 17 اپریل کو شائع ہونے والے ایڈیٹوریلز کا. آپ ہمارے چینلز کو سبسکرائب کر سکتے ہیں ڈیلی اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے. اپنا فیڈ بیک، کمنٹس اینڈ لائکس دینا مت بھولیے گا. تھینک یو سو مچ.